नमस्कार विद्यार्थियों। देखिए, संवाद सेतु के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे समाचार लेखन, और समाचार लेखन के अंतर्गत हमने लगभग 12 या 13 प्रश्नों का अभ्यास कर लिया था। आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम उनसे आगे के जितने भी प्रश्न इसके अंतर्गत बनते हैं उनका हम अभ्यास करेंगे। लगभग इसमें से 16-17 लगभग प्रश्न इसमें हैं, बनते हैं। उन सभी प्रश्नों को हमको देखना है और उनको सबको अपनी कॉपी में नोट करना है। तो आइए आज हम अगले प्रश्न के बारे में देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 है। प्रश्न है कि नेट पत्रकारिता रोजगार का साधन कैसे बन सकती है। प्रश्न हमारे सामने है कि नेट पत्रकारिता रोजगार का साधन कैसे बन सकती है। देखिए, नेट पत्रकार अपने लेखों को ईमेल द्वारा अन्य पत्रकारों को भेजता है। यानी कि जो भी इंटरनेट का प्रयोग करने वाला जो भी पत्रकार होता है वो अपने द्वारा लिखे गए लेखों को ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल के द्वारा अन्य पत्रकारों को भेजता है और अपनी साइट पर भी प्रकाशित करता है। यानी कि एक नेट पत्रकार वह अपने लेखों को ईमेल द्वारा अन्य पत्रकारों को भेजता है और अपनी साइट पर भी प्रकाशित करता है, तथा जिस पोर्टल या साइट को अच्छे पाठक यानी पढ़ने वाले मिलते हैं उनको अच्छी मात्रा में विज्ञापन भी प्राप्त होते हैं। यानी कि जिस पोर्टल या साइट को अच्छे पाठक मिलते हैं उनको अच्छी मात्रा में विज्ञापन भी प्राप्त होते हैं। इस प्रकार नेट पत्रकारिता जीविका चलाने में भी सहायक होती है तथा नेट ने आज कैरियर बनाने के अनेक मार्ग उपलब्ध करा दिए हैं। तो हमने देखा कि नेट पत्रकारिता रोजगार का साधन कैसे बन सकती है, कि नेट पत्रकारिता जीविका चलाने में भी यानी कि सहायक है, और आज इस नेट पत्रकारिता के द्वारा कैरियर यानी अपने भविष्य बनाने के अनेक मार्ग भी उपलब्ध हो सकते हैं। तो ये तो थी नेट पत्रकारिता का रोजगार का साधन बनना। इसके बाद में फिर हम प्रश्न संख्या 15 की बात करें। प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेट पत्रकारिता के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यानी कि यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई नेट पत्रकारिता की जाए तो उनके लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेट पत्रकारिता के लिए अपनी गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेट पत्रकारिता के लिए अपनी गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखना चाहिए तथा वहाँ गुणवत्ता में कमी तनिक भी स्वीकार नहीं की जाती है। इसके अतिरिक्त प्रोजेक्ट को स्थापित करने के लिए निरंतर प्रयास करना पड़ता है। यानी कि जो भी अतिरिक्त कोई प्रोजेक्ट होता है उसको स्थापित करने के लिए लगातार प्रयास करना पड़ता है। इंटरनेट जगत के विभिन्न पहलुओं को गहराई से समझना पड़ता है तथा
भाषा पर पकड़ होना और समय पर काम की आदत तथा कई घंटों तक कंप्यूटर पर काम करने की क्षमता बनानी होती है। तो देखें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेट पत्रकारिता के लिए कौन कौन सी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी होती है। कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेट पत्रकारिता के लिए अपनी गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। वहाँ गुणवत्ता में कमी तनिक भी स्वीकार नहीं की जाती है। इसके अतिरिक्त प्रोजेक्ट को स्थापित करने के लिए निरंतर प्रयास करना पड़ता है। इंटरनेट जगत के विभिन्न पहलुओं को गहराई से समझना पड़ता है तथा भाषा पर पकड़ होना और समय पर काम की आदत तथा कई घंटों तक कंप्यूटर पर काम करने की क्षमता बनानी होती है। तो हमने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेट पत्रकारिता के लिए हमें किन किन बातों के लिए हमें सावधान होना पड़ता है। एक तो हमें यानी कि कंप्यूटर काम करने की यानी कि क्षमता बनानी होती है, लंबे समय तक हमको कंप्यूटर के सामने बैठना पड़ता है। दूसरी बात, हमें भाषा पर पकड़ होनी चाहिए, समय पर काम की आदत होनी चाहिए। तो ये सारी बातें हैं जो यानी कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेट पत्रकारिता के लिए हमें ध्यान रखनी आवश्यक होती है। अब इसके बाद में अगला प्रश्न है हमारे सामने कि नवीन माध्यमों के लिए लेख कौन लिख सकता है? क्या इसके लिए कोई औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता होती है? यानी नवीन माध्यम है जो यानी कि इंटरनेट जनित माध्यम है, उन्हें नवीन माध्यम कहा जाता है। और इन नवीन माध्यमों के लिए लेख कौन लिख सकता है तथा क्या है इसके लिए कोई औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता होती है? तो देखिए, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो लेखन में रुचि रखता है तथा नवीन माध्यमों के प्रयोग की कार्यप्रणाली से परिचित होता है। यानी कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो किसमें रुचि रखता है? लेखन में रुचि रखता है, लेखन कला में रुचि रखता है तथा नवीन माध्यम के प्रयोग की कार्यप्रणाली से परिचित होता है, वह नव माध्यमों के लिए लेख लिख सकता है। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो लेखन में रुचि रखता है तथा नवीन माध्यम के प्रयोग की कार्यप्रणाली से परिचित होता है, वह व्यक्ति नव माध्यमों के लिए लेख लिख सकता है। तथा नव माध्यम मुख्यतः इंटरनेट से संबद्ध होते हैं। यानी कि जो नव माध्यम होते हैं वो सब इंटरनेट जनित होते हैं, इंटरनेट से जुड़े हुए होते हैं। अतः इंटरनेट को ही मुख्य नव माध्यम माना जाता है। इसके लिए औपचारिक शिक्षा की भी आवश्यकता होती है। इस माध्यम के लेखन हेतु लेखक की भाषा पर पकड़ होना, समय पर काम करने की आदत होना तथा कंप्यूटर पर काम करने की क्षमता होना, ये सभी यानी कि आवश्यक होते हैं। तो देखिए, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो लेखन में रुचि रखता हो तथा नवीन माध्यमों की प्रयोग की कार्यप्रणाली से परिचित होता हो, तो वह नव माध्यमों के लिए लेख लिख सकता है। और नव माध्यम मुख्यतः इंटरनेट से संबद्ध होते हैं, अतः इंटरनेट को ही मुख्य नव माध्यम माना जाता है। अतः इसके लिए औपचारिक शिक्षा की भी आवश्यकता होती है। यानी कि कुछ ना कुछ इंटरनेट से जनित माध्यमों को चलाने की यानी कि जानकारी होना अति आवश्यक है। इस माध्यम के लेखन हेतु लेखक की भाषा पर पकड़, समय पर काम करने की आदत तथा कंप्यूटर पर काम करने की क्षमता होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हमने 3 प्रश्नों के बारे में देखा। पहला प्रश्न था कि नेट पत्रकारिता रोजगार का साधन कैसे बन सकती है। फिर अगला प्रश्न हमने देखा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेट पत्रकारिता के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
अगला प्रश्न हमने पढ़ा कि नवीन माध्यमों के लिए लेख कौन लिख सकता है, क्या इसके लिए कोई औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता होती है। इसके बाद में फिर हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यानी कि अगले टॉपिक की ओर, समाचार लेखन में लगभग 16 प्रश्न हमने अभ्यास के तौर पर देखे और इन 16 प्रश्नों को आपको अपनी नोट कॉपी में यानी कि नोट कर लेना है। उसके बाद में हमारा जो दूसरा जो पार्ट आता है, दूसरा जो हमारा बिंदु आता है कि समाचार के विविध प्रकार, समाचार के विविध प्रकार। तो जिस प्रकार से हमने समाचार लेखन के लिए कुछ शब्दावलियाँ हमने पढ़ी थी, उन शब्दों का क्या अर्थ होता था उनकी हमने जानकारी ली, उसी प्रकार से लेखन के विविध प्रकार इस पाठ के अंतर्गत भी कुछ शब्दावलियाँ हैं, जैसे फीचर क्या है, संपादक क्या है, इनके बारे में देखिए। फीचर किसे कहते हैं कि किसी रोचक विषय का सुंदरतम अथवा मनोरम तथा विस्तृत विवरण ही फीचर कहलाता है। फीचर किसे कहते हैं? किसी रोचक विषय का सुंदरतम या मनोरम तथा विस्तृत वर्णन ही फीचर कहलाता है। ये हमें ध्यान रखना है कि फीचर किसे कहते हैं, फीचर क्या होता है। दूसरा शब्द दिया हुआ है संपादक क्या है, कि संपादक कौन होता है या किसे कहते हैं। तो देखिए, समाचार पत्र में छपने वाली खबरों पर अंतिम निर्णय देने वाला व्यक्ति ही संपादक कहलाता है। यानी कि समाचार पत्र में जो खबरें यानी कि छपी जाती है, जो छापी जाती है, और उन खबरों पर यानी कि जो अंतिम डिसीजन देने वाला या अंतिम निर्णय लेने वाला जो व्यक्ति होता है, उसे ही यानी कि संपादक कहते हैं। तो लेखन के विविध प्रकार में हमने प्रमुख रूप से 2 शब्दों के बारे में चर्चा की। एक तो था यानी कि फीचर किसे कहते हैं, और दूसरा हमने यानी कि पढ़ा कि संपादक क्या है या संपादक किसे कहते हैं। अब देखिए, इसी पाठ से जुड़े हुए या इसी बिंदु से जुड़े हुए हम प्रश्नों की ओर चलते हैं कि उनमें इस पाठ के अंतर्गत से यानी कि परीक्षा के अंतर्गत किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न इसमें है कि समाचार और फीचर में प्रमुख अंतर क्या है। यानी कि पिछले पाठ के अंतर्गत हमने समाचार लेखन के बारे में पढ़ा और इसके अंतर्गत फीचर के बारे में। फीचर के बारे में हमने पढ़ा कि किसी रोचक विषय का सुंदरतम या मनोरम तथा विस्तृत वर्णन ही फीचर कहलाता है। तो इन्हीं से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि समाचार और फीचर में प्रमुख अंतर क्या है। तो देखिए, समाचार और फीचर में प्रमुख अंतर प्रस्तुतिकरण की शैली और विषय वस्तु की मात्रा का होता है। पहला पॉइंट है कि समाचार और फीचर में प्रमुख अंतर उसके प्रस्तुतिकरण की शैली और विषय वस्तु की मात्रा का होता है। फिर आगे देखिए कि समाचार लेखन की सर्वाधिक प्रचलित शैली यानी कि कौन सी है, उल्टा पिरामिड शैली है। यानी कि समाचार लेखन जो हम लिखते हैं वो हमेशा उल्टा पिरामिड शैली में लिखते हैं, जिस में विषय वस्तु के महत्व को घटते क्रम में प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि जब हम कोई समाचार लेखन लिखते हैं तो उसमें हम उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग करते हैं। यानी कि उल्टा पिरामिड से तात्पर्य है कि जो सबसे महत्वपूर्ण सूचना होती है उसको हम सबसे ऊपर रखते हैं, कम महत्वपूर्ण होती है उसको मध्य स्तर पर, और जो सबसे कम निम्न स्तर की जो सूचना होती है हमें उसे हम नीचे के स्तर पर अर्थात समापन स्तर पर रखते हैं। तो जबकि फीचर लेखन की कोई निश्चित शैली नहीं होती है। यानी कि समाचार लेखन के लिए तो सर्वाधिक प्रचलित शैली है उल्टा पिरामिड शैली, लेकिन जो फीचर लेखन है उसके लिए कोई निश्चित शैली नहीं होती है। अगला बिंदु है कि समाचार लेखन में
लेखक को पूरी विषय वस्तु को तथ्य अनुरूप ही प्रस्तुत करना होता है। यानी कि कोई भी समाचार लेखन हो तो उसमें लेखक को अपनी पूरे विषय वस्तु को तथ्य अनुरूप ही प्रस्तुत करना होता है। जबकि फीचर लेखन में स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को शामिल कर सकता है। अगला पॉइंट है कि समाचार लेखन में संक्षिप्तता का पूरा ध्यान रखा जाता है, परंतु फीचर लेखन में विषय वस्तु को विस्तृत रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो मुख्य रूप से हमने यानी कि लगभग 4 प्रकार के अंतर हमने देखे। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। देखिए फिर से कि समाचार और फीचर में प्रमुख अंतर प्रस्तुतिकरण की शैली और विषय वस्तु की मात्रा का होता है। नंबर 2, समाचार लेखन की सर्वाधिक प्रचलित शैली उल्टा पिरामिड शैली होती है, जिसमें विषय वस्तु के महत्व को घटते क्रम में प्रस्तुत किया जाता है। जबकि फीचर लेखन की कोई निश्चित शैली नहीं होती है। नंबर 3 है कि समाचार लेखन में लेखक को पूरी विषय वस्तु को तथ्य अनुरूप ही प्रस्तुत करना होता है, जबकि फीचर लेखन में स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को शामिल कर सकता है। और नंबर 4 है कि समाचार लेखन में संक्षिप्तता का पूरा ध्यान रखा जाता है, परंतु फीचर लेखन में विषय वस्तु को एक विस्तृत रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो ये हमने देखा समाचार और फीचर में प्रमुख अंतर क्या है। इसके बाद में फिर हम आगे अगले प्रश्न की बात करते हैं कि फीचर को मुख्यतः कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। कि फीचर को मुख्यतः कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो देखिए फीचर को हम मुख्य रूप से यानी कि लगभग 4 प्रकार के फीचरों में विभक्त कर सकते हैं। जैसे समाचार फीचर है, मानवीय रुचिपरक फीचर है, व्याख्यात्मक फीचर है, ऐतिहासिक फीचर है, विज्ञान फीचर है, खेलकूद फीचर है, पर्व या उत्सवी फीचर है, व्यक्तिपरक फीचर है। तो लगभग यानी कि 10 या 12 प्रकार के फीचरों के अंतर्गत हम यानी कि इसको वर्गीकृत कर सकते हैं। तो देखिए हम एक एक के बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले है समाचार फीचर। ऐसा फीचर जिसका संबंध सीधा ही समाचार से होता है। इसमें लेखक प्रस्तावना में ही मूल समस्या का उल्लेख कलात्मक और कथात्मक ढंग से आरंभ करता है। तो ये है यानी कि समाचार फीचर। अगला है मानवीय रुचिपरक फीचर। क्या होता है मानवीय रुचिपरक फीचर? किसी समाज विशेष के मानवों की रुचियों पर आधारित लिखे गए फीचर मानवीय रुचिपरक फीचर कहलाते हैं। तो क्या होते हैं मानवीय रुचिपरक फीचर? कि किसी समाज विशेष के मानवों की रुचियों पर आधारित लिखे गए फीचर मानवीय रुचिपरक फीचर कहलाते हैं। इसके बाद में हम फिर अगली बात करते हैं। अगला है व्याख्यात्मक फीचर। क्या होता है व्याख्यात्मक फीचर? देखिए सामाजिक और राजनीतिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थितियों की भावनात्मक दृष्टि से व्याख्या करना ही व्याख्यात्मक फीचर कहलाता है। यानी कि सामाजिक और राजनीतिक, आर्थिक व धार्मिक स्थितियों की भावनात्मक दृष्टि से व्याख्या करना ही व्याख्यात्मक फीचर कहलाता है। इसके बाद में फिर हम
अगले फीचर की बात करते हैं। देखिए, ऐतिहासिक फीचर क्या होता है। ऐतिहासिक फीचर इतिहास को कथात्मक एवं रुचिपरक तरीके से प्रस्तुत करना ही ऐतिहासिक फीचर कहलाता है। इनकी इतिहास को कथात्मक एवं रुचिपरक तरीके से प्रस्तुत करना ही ऐतिहासिक फीचर कहलाता है। इसके अलावा अन्य फीचर भी लिखे जाते हैं, जैसे विज्ञान फीचर, खेलकूद फीचर, पर्व उत्सवी फीचर, व्यक्तिपरक फीचर, मनोरंजन या फिल्म या सांस्कृतिक कार्यक्रमों से संबंधित फीचर, जन रुचि के विषयों पर आधारित फीचर, फोटो फीचर, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के फीचर तथा विशेष घटनाओं पर आधारित फीचर व खोजपरक अथवा छानबीन पर आधारित फीचर। तो फीचर है, उन फीचर को हम अनेक श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकते हैं। शेष प्रश्नों का अभ्यास हम अगली वीडियो के अंतर्गत करेंगे। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। धन्यवाद।